आज हम ऑपरेशन रिसर्च में आपको सीक्वेंसिंग पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये समझिएगा कि ऑपरेशन रिसर्च है क्या, ऑपरेशन रिसर्च की ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ओआर के बारे में आपको। जो ऑपरेशन रिसर्च होता है वो हमारा बिजनेस में यूज होता है, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में। क्यों यूज होता है? बिजनेस और इंडस्ट्री में जो मेन फैक्टर होता है, मेन फैक्टर होता है आपका टाइम और कॉस्ट। यानी आपका टाइम कम से कम लगे और कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सब वही टेक्निक है जिनसे हम अपने बिजनेस के, अपने इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। और जो इंडस्ट्रीज में या प्रोडक्शन में जो हमारा टाइम लग रहा है वो कम से कम लगे और आपकी जो कॉस्ट लग रही है वो भी कम से कम लगे। तो मेन मोटिव हमारा जो ऑपरेशन रिसर्च का होता है यही होता है। सबसे पहले देखिए, हम आपको उसके अंदर जो टॉपिक आता है वो है सीक्वेंसिंग। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, नाम है आपका सीक्वेंसिंग। कि सीक्वेंसिंग है क्या? आपको पता है सीक्वेंस किसे कहते हैं? एक ऑर्डर होता है, मान लिया कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, कि वो किस ऑर्डर में आप बनाएं जिससे कि उसमें कम से कम समय लगे और आपका कम से कम उसमें कॉस्ट लगे। तो वही सीक्वेंस में बनाना है। जब हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं बनाने के लिए या ज़्यादा मशीनरीज होती हैं तो हम एक ऑर्डर बना देते हैं कि इस स्पेसिफिक ऑर्डर में हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, जिससे कि आपका टाइम कम से कम लगेगा, कॉस्ट कम से कम लगेगी और आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इन्हीं सब जो आपकी ये टेक्निक है, इन सब का यूज करते हुए हम ऑपरेशन रिसर्च में टाइम और कॉस्ट को घटाते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीक्वेंसिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर सीक्वेंसिंग है क्या और इसका एम क्या है और इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले में देखेंगे इसके अंदर। तो देखिएगा आप, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑप्टिमल ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ जॉब by a number of facility so as to optimize the total time और cost। देखिए, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही है कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में आपका क्या होगा, क्या डिटर्मिनेट करेंगे हम? डिटर्मिनेट करेंगे ऑप्टिमल ऑर्डर को। किसका ऑप्टिमल ऑर्डर? इसे ऑप्टिमल ऑर्डर भी कह सकते हैं, सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ऑफ परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ जॉब। सीरीज ऑफ जॉब का मतलब होता है जहां आपकी नंबर ऑफ जॉब्स एक से ज्यादा हों, उसे कहते हैं सीरीज ऑफ जॉब। अगर आपका मान लिया आपके पास एक ही जॉब है तो उसे तो आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा जॉब है, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी जॉब पहले बनाएं या किस जॉब को किस मशीन से पहले काम करें, किस पर बाद में करें। ठीक है नहीं? तो वही वो कहलाएगा आपका सीरीज ऑफ जॉब। बाय ए नंबर ऑफ फैसिलिटीज। नंबर ऑफ फैसिलिटीज क्या है? जैसे मशीनरी होगी, जैसे आपको कोई भी जॉब बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट में आपको कई तरह के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जैसे थ्रेडिंग हो गया, नल्डिंग हो गया आपका। ठीक है नहीं? तो उसमें क्या है कि एक ये नंबर ऑफ फैसिलिटीज हो गई। जो थ्रेडिंग होगा वो अलग मशीन पर होगा, जो नल्डिंग होगी वो आपकी अलग मशीन पर होगी। ठीक है नहीं? तो सो एज टू ऑप्टिमाइज द टोटल टाइम और कॉस्ट। और हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हमारा जो टाइम है, टोटल टाइम, और जो टोटल कॉस्ट लग रही है वो कम से कम हो। यानी सीक्वेंसिंग में ये निकल के आई कि हमें नंबर ऑफ जॉब जो दी हुई है उस नंबर ऑफ जॉब्स का क्या बनाना है? एक ऑर्डर बनाना है। एक ऐसा ऑर्डर बनाना है जिससे जो हमें नंबर ऑफ फैसिलिटीज या नंबर ऑफ मशीनरी दी गई हैं उस पर हम उस तरह से ऑपरेशन करें जिससे कि आपका टाइम और कॉस्ट वो कम से कम लगे। तो ये होता है आपका सीक्वेंसिंग। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ देयर आर एन टास्क टू बी परफॉर्मिंग। अगर हमारे पास कितनी टास्क है? एन टास्क है, यानी एन जॉब है जो हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, वो कितने हैं? एन है। ठीक है नहीं? टू बी परफॉर्मिंग ऑल ऑफ एम मशीन। और मशीनें कितनी है हमारे पास? एम। in which the total effectiveness depend on the order of processing and select one most suitable sequence which optimize the effectiveness measure। देखिए, इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस कहते हैं जैसे आपका टाइम और कॉस्ट है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको टाइम मिनिमम करना है, कॉस्ट मिनिमम करनी है या कुछ और मिनिमम करना है। ठीक है नहीं? तो इफेक्टिवनेस में हमें ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिवनेस क्या होती है, कि आपका एम क्या है, आप किसे कम करना चाह रहे हैं, वो कहलाएगी आपकी इफेक्टिवनेस। ठीक है? क्योंकि इफेक्टिव तभी होगा जब हम उसे अप्लाई करेंगे और जब हमारा टाइम कम लगे या कॉस्ट लगे, वो तभी इफेक्टिव होगा। मान लिया हम टेक्निक लगा रहे हैं और टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो ऐसे ही कर लेंगे हम। ठीक है नहीं? तो इसने यही दिया है, इफ देयर आर एन टास्क। अगर हमारे पास टास्क कितनी है? एन है, और मशीनें कितनी है? एम है। तो इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाएंगे? एक इस तरह का ऑर्डर बनाएंगे जिससे कि आपका ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, जिससे कि आपका टाइम और कॉस्ट कम लगे।
ठीक है नहीं। अब थियोरेटिकली इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू सेलेक्ट द बेस्ट सीक्वेंसिंग बाय टेस्टिंग इच वन। अगर हम थियोरेटिकली बात करें, हम थियोरेटिकली तो आसानी से निकाल सकते हैं कि आपका बेस्ट सीक्वेंस कौन सा हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे, आप अलग अलग प्रोडक्ट को बना के देखेंगे मशीनरी पर, तो वो हमारा इम्पॉसिबल रहेगा और उसमें आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। लॉस क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आप पहले प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो क्या होगा, उसमें जरूरी थोड़ी है कि भाई आपका जो सीक्वेंस है वो पहली बार में सही आ जाए, आपको कई बार प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे तब आपका रिजल्ट निकल कर आएगा, जिससे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी कंज्यूम होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसे थियोरेटिकली निकाल लेंगे कि थियोरेटिकली एक ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जिससे कि आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। तो इसने यही बात कही है कि थियोरेटिकली क्या है, थियोरेटिकली सीक्वेंस को निकालना पॉसिबल है और प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्रैक्टिकली में क्या है, आपके बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये था आपका सीक्वेंसिंग जो हमने आपको बताया। आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंसिंग के अंदर हमें करना क्या है। मेन बस ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंसिंग के अंदर हमें एक नंबर ऑफ जॉब्स का ऐसा ऑर्डर बनाना है, ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिससे कि आपकी सारी जॉब्स कम से कम टाइम में पूरी हो जाएं। बस ये ध्यान रखना है सीक्वेंसिंग के अंदर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम जो हम करेंगे उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से फैक्टर हम यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला एलिमेंट आता है आपका नंबर ऑफ मशीन्स। क्या आता है? नंबर ऑफ मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन देखिए क्या है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटी थ्रू विच ए जॉब मस्ट पास थ्रू इट इज कंप्लीटेड। यानी नंबर ऑफ मशीन क्या है, नंबर ऑफ मशीन है आपकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज, यानी जो आपकी जॉब्स हैं वो जॉब आपको किस किस मशीन से उस पर काम करना पड़ेगा वो कहलाएंगे आपकी नंबर ऑफ मशीन। जैसे कोई प्रोडक्ट है वो 2 मशीनों से बनेगा, कोई प्रोडक्ट 4 मशीनों से बनेगा, कोई प्रोडक्ट 3 मशीनों से बन जाएगा। ठीक है नहीं, तो कितने मशीनों की नंबर ऑफ मशीन भी अलग अलग रहेंगे और नंबर ऑफ जॉब अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ जॉब आपकी 4 है, 5 है, 6 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ मशीन से कि आपकी नंबर ऑफ मशीन कितनी है। तो सबसे पहले हम जब न्यूमेरिकल करेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के, तो ये देखेंगे कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ मशीन है, आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होने से पहले कितनी मशीनों से होकर गुजरेगा, वो कहलाएंगे आपकी नंबर ऑफ मशीन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ मशीन का, ए बुक इज टू बी पब्लिश हैज टू बी प्रोसीड थ्रू टाइपिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग एटसेट्रा। इन दिस एग्जाम्पल द बुक कॉन्स्टिट्यूट द जॉब एंड द डिफरेंट प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट द नंबर ऑफ मशीन। जैसे हमें एक बुक लिखनी है, तो बुक लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बुक को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे उसके अंदर, उसके बाद हम उसकी प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंटिंग के बाद उसकी बाइंडिंग करेंगे। यानी आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, देखिए टाइपिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग, ये हो गई आपकी नंबर ऑफ फैसिलिटीज या नंबर ऑफ मशीन। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन कितनी होगी, टाइपिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग, 4 तरह की आपकी नंबर ऑफ मशीन हो गई। और आपकी नंबर ऑफ जॉब क्या है, नंबर ऑफ जॉब आपकी 1 है जो बुक है। अब आपको एक बुक बनानी है, कितनी बनानी है, वो आपकी क्या रहेंगी, नंबर ऑफ जॉब्स। तो बुक किसे आइडेंटिफाई कर रही है, बुक आइडेंटिफाई कर रही है जॉब को, और जो ऑपरेशन हो रहे हैं बुक के ऊपर वो क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ मशीन, जैसे टाइपिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग एटसेट्रा। तो ये आ गया आपका एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आया नंबर ऑफ मशीन। सेकेंड एलिमेंट आता है आपका प्रोसेसिंग ऑर्डर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें ऑर्डर बनाना है। ठीक है नहीं, प्रोसेसिंग ऑर्डर देखिए क्या है, प्रोसेसिंग ऑर्डर आपका जो है वो जॉब्स का नहीं है। जो प्रोसेसिंग ऑर्डर की मैं यहां बात कर रहा हूं वो ऑर्डर जॉब्स का नहीं है कि आपको कौन सी जॉब पहले करनी है। ये प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है मशीन का। जैसे हमने इसकी बात करी थी कि सबसे पहले टाइपिंग होगी। अगर हम आपको कोई बुक बनानी है तो हम सबसे पहले बाइंडिंग थोड़ी करेंगे, पहले टाइपिंग करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, तब जाके उसकी प्रिंटिंग होगी, फिर होगी उसकी बाइंडिंग। तो ये जो आपका ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर हो गया प्रोसेसिंग ऑर्डर, कि पहले टाइपिंग करो, फिर एडिटिंग, फिर प्रिंटिंग और फिर बाइंडिंग। तो इस ऑर्डर को हम इधर उधर नहीं कर सकते, ये ऑर्डर आपका फिक्स रहेगा, तो वो कहलाता है आपका प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो प्रोसेसिंग ऑर्डर होगा आपका मशीन्स का, किसका होगा, मशीन्स का होगा, ना कि जॉब का। देखिए प्रोसेसिंग ऑर्डर पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इन विच मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। जॉब को कंप्लीट करने के लिए आप जो मशीन यूज कर रहे हैं उस मशीन का जो ऑर्डर है उसे क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग ऑर्डर। देखिए इफ इच जॉब इज टू बी प्रोसीड फर्स्ट ऑन मशीन ए
देन ऑन बी। अगर आपकी कोई जॉब है, उस जॉब को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप किस किस मशीन पर ऑपरेशन कर रहे हैं, ए पर, उसके बाद किस पर कर रहे हैं, बी पर। तो ऑर्डर क्या आ गया आपका, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद एंड देयर आफ्टर ऑन सी, और उसके बाद सी पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आपका ऑर्डर आ गया ए बी सी। यानी कोई भी जॉब बनेगी वो सबसे पहले ए मशीन पर जाएगी, फिर वो बी मशीन पर जाएगी, फिर वो सी मशीन पर जाएगी। तो आपका प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या हो गया, तो द प्रोसेसिंग ऑर्डर इज ए बी सी। तो आपका प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या कहलाएगा, ए बी सी। ये ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते हुए, आपको जो ऑर्डर दे के रखेगा हम उसी ऑर्डर में ऑपरेशन को करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बी मशीन खाली पड़ी है तो पहले बी पर ऑपरेशन कर लिया फिर ए पर ले आए, या सी मशीन खाली पड़ी है पहले सी पर ऑपरेशन कर लिया फिर बी पर कर लिया फिर ए पर। ऐसे हम ऑर्डर को मिसमैच या रिवर्स नहीं कर सकते। ऑर्डर जो आपका दे के रखेगा वो स्पेसिफाई होगा, हम उसी ऑर्डर से प्रोडक्ट को बनाएंगे। पहले आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ए मशीन पर आएगा, फिर बी पर, फिर सी पर। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो प्रोसेसिंग ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि जो आपकी जो नंबर ऑफ मशीन यूज हो रही हैं उनमें मशीन्स का प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या है। यानी आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो किस मशीन में पहले आएगा, किस में बाद में आएगा, किस में उससे बाद आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो दो एलिमेंट हमने बताया अभी आपको, नंबर ऑफ मशीन और प्रोसेसिंग ऑर्डर। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है आपका। थर्ड है आपका, देखिए प्रोसेसिंग टाइम। क्या है, प्रोसेसिंग टाइम। देखिए प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या है, अभी प्रोसेसिंग ऑर्डर पड़ा, प्रोसेसिंग ऑर्डर किसका ऑर्डर था, मशीन का ऑर्डर था। और प्रोसेसिंग टाइम क्या है, प्रोसेसिंग टाइम ये है कि किस जॉब को किस मशीन पर कितना समय लग रहा है। जैसे कि हमारे पास 3 मशीन है ए बी सी, और एक प्रोडक्ट है जो जो जॉब है, वो जो जॉब है वो ए पर ले रही है 2 घंटे, बी मशीन पर ले रही है 3 घंटे, और सी मशीन पर ले रही है 5 घंटे। तो वो जो टाइम कहलाएगा वो कहलाएगा आपका प्रोसेसिंग टाइम। यानी जॉब का ए मशीन पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 आवर है, बी मशीन पर 3 आवर है, और सी मशीन पर 5 आवर है। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। प्रोसेसिंग टाइम देके रखेगा आपको वो। तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच जॉब ऑन ईच मशीन। प्रत्येक जॉब प्रत्येक मशीन पर कितने समय में पूरी होगी वो उसका प्रोसेसिंग टाइम कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका आइडियल टाइम ऑन ए मशीन। देखिए आइडियल का मतलब होता है खाली। आइडियल का मतलब क्या होता है, खाली। तो आइडियल टाइम ऑन ए मशीन का मतलब आपका है कि आपकी कोई मशीन कितने समय खाली रह रही है। क्लियर है, आपकी मशीन पूरे प्रोसेसिंग के अंदर जब तक आपकी सारी जॉब कंप्लीट नहीं हो गई, पूरे प्रोसेसिंग में वो कितने घंटे या कितने समय खाली रह रही है। वो जो खाली समय होगा मशीन का, जब उस मशीन पर कोई प्रोडक्ट या कोई जॉब नहीं रखी है, वो कहलाएगा उसका आइडियल टाइम। देखिए दिस इज द टाइम फॉर विच ए मशीन रिमेन्स आइडियल ड्यूरिंग द टोटल इलेप्स्ड टाइम। जो टोटल इलेप्स्ड टाइम किसे कहते हैं, आपका जो टोटल आपका प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है सारी जॉब्स को कंप्लीट करने में, यानी पूरा काम को पूरा करने में जो समय लग रहा है वो कहलाता है टोटल इलेप्स्ड टाइम। क्लियर है। और उस टाइम के अंदर कौन सी मशीन कितने घंटे खाली रह रही है वो कहलाएगी आपकी आइडियल मशीन, आइडियल टाइम ऑन ए मशीन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ टॉपिक आता है आपका टोटल इलेप्स्ड टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल इलेप्स्ड टाइम क्या होता है। टोटल इलेप्स्ड टाइम वो टाइम होगा जिस टाइम में आपकी सारी जॉब्स कंप्लीट हो रही हैं। यानी जब आपने काम स्टार्ट किया उस पॉइंट से लेके जब आपने काम को बिल्कुल खत्म किया उस पॉइंट तक जो समय लगेगा वो आपका टोटल इलेप्स्ड टाइम कहलाएगा। तो देखिए इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फर्स्ट जॉब ऑन द फर्स्ट मशीन। कौन सा टाइम पीरियड है, प्रोसेसिंग ऑफ फर्स्ट जॉब, यानी जो सबसे पहली जॉब आप कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट मशीन, और पहली मशीन पर जो आप पहली जॉब जब पहली मशीन पर आप पहली जॉब को स्टार्ट करेंगे टू द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट जॉब ऑन द लास्ट मशीन। और कब तक का, जब तक आपकी लास्ट जॉब लास्ट मशीन पर अपना काम पूरा न कर ले तब तक का समय क्या कहलाएगा आपका टोटल इलेप्स्ड टाइम। क्लियर है। इट इज इक्वल टू प्रोसेसिंग टाइम प्लस आइडियल टाइम ऑन ईच मशीन। आपका जो टोटल इलेप्स्ड टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम कौन सा होगा, जितने घंटे आपकी मशीन पर काम हुआ, प्लस टोटल आइडियल टाइम, और जितने घंटे आपकी मशीन खाली रही। अगर मैं टोटल किसी भी मशीन के टोटल प्रोसेसिंग टाइम को और जो उसका खाली समय है जो उसका आइडियल टाइम है उन दोनों को जोड़ दूं तो उन दोनों को जोड़ के भी आप टोटल इलेप्स्ड टाइम निकाल सकते हैं। ये जितनी भी टर्म मैं आपको बता रहा हूँ सब न्यूमेरिकल में यूज होंगी। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यूमेरिकल में आप इन्हें अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे कि किस टर्म का कहाँ यूज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका नो पासिंग रूल। नेक्स्ट है आपका नो
पासिंग रूल। अब ये नो पासिंग रूल क्या है? नो पासिंग रूल का मतलब यह है कि मैंने भी आपको एक बताया था कि एक प्रोसेसिंग ऑर्डर होगा। प्रोसेसिंग ऑर्डर के बारे में बात हुई थी कि कोई भी मशीन, कोई भी आपकी जॉब है वो पहले ए पर जाएगी, फिर बी पर, वो सी पर। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि अगर हमारी सी मशीन खाली पड़ी है तो पहले मैंने सी पर काम कर लिया, फिर बी पर कर लिया, फिर ए पर कर लिया। ऐसा नहीं होगा। उसे कहते हैं नो पासिंग रूल। यानी हम किसी भी तरह से ऑर्डर को पास नहीं कर सकते। ऑर्डर जो हमें दिया है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो देखिए इसने क्या दिया है यहाँ पर, दिस रूल्स मीन्स दैट पासिंग इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है कि पासिंग अलाउ नहीं है। दैट इज द सेम ऑर्डर ऑफ जॉब इज मेंटेन ओवर ईच मशीन। इट इज ऑफ द एन जॉब इज टू बी प्रोसीड through two machine A and B in the order of AB, then this rule means that each job will go to machine A first and then to B। जो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए कि अगर आपका कोई भी जॉब बना रहे हैं और वो जॉब पहले ए मशीन पर बनेगी फिर बी मशीन पर, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? आपका ऑर्डर ए बी हो गया। यानी पहले आप मशीन ए को फर्स्टली यूज करेंगे, उसके बाद बी को यूज करेंगे। तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, इसे पास नहीं कर सकते कि पहले बी कर लिया फिर ए कर लिया। प्रोसेसिंग ऑर्डर आपका सेम रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने आपको 6 चीज़ें बताई हैं, 6 एलिमेंट बताए हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगर इन्हें ध्यान रखेंगे तो आप इसके किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आते हैं अजम्पशन। अजम्पशन इज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। अजम्पशन किसे कहते हैं? कुछ चीज़ें मान के चलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली ऐसी होती हैं जिन्हें हम मान के चलते हैं कि भी इसमें ये चीज़ें रहेंगी या ये अजम्पशन रहेंगे। जैसे कि देखिए नंबर 1 अजम्पशन क्या है? नो मशीन कैन प्रोसीड मोर देन वन जॉब एट ए टाइम। नो मशीन कैन प्रोसीड मोर देन वन जॉब एट ए टाइम। यानी कोई भी मशीन एक समय में एक से ज़्यादा जॉब को प्रोसीड नहीं कर सकती। एक मशीन पर एक समय में केवल एक ही जॉब पर काम होगा। तो एक अजम्पशन तो ये हो गया आपका। ऐसा नहीं है कि आप एक मशीन पर दो दो जॉब को साथ साथ बना रहे हैं। एक मशीन एक ही जॉब को एक बार में बनाएगी। क्लियर है? सेकंड देखिए, ईच ऑपरेशन वंस स्टार्ट मस्ट बी परफॉर्म टिल कंप्लीशन। अगर आपने कोई जॉब बनानी स्टार्ट कर दी तो वो जॉब आप तब तक नहीं मशीन से नहीं उठाएंगे तब तक कि आपका ऑपरेशन पूरा ना हो जाए। समझे बात को? जैसे कि ए मशीन पर अगर हम किसी जॉब को बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने जो जॉब बना रहे हैं उस पर आधा काम करा फिर दूसरी जॉब शुरू कर दी। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई जॉब किसी मशीन पर प्रोसेसिंग में है तो वो तब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम उसे उससे नहीं हटाएंगे। क्लियर है? यानी जब तक आपका ऑपरेशन पूरा ना हो जाए आप उस जॉब को अधूरे में नहीं हटाएंगे। क्लियर है? तो ईच ऑपरेशन वंस स्टार्ट मस्ट बी परफॉर्म टिल कंप्लीशन। अगर एक बार आपकी कोई जॉब स्टार्ट हो गई तो वो तब तक कंप्लीट ना हो जब तक हम उसे बीच में नहीं रोकेंगे। तो एक अजम्पशन आपका ये हो गया। थर्ड देखिए क्या आता है, देयर इज ओनली वन ऑफ इच टाइप ऑफ मशीन। क्लियर है? जैसे एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, तो एक मशीन सी है। ये तीनों मशीन अलग अलग हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि आपके पास ए मशीन के दो तरह के, जो ए टाइप की मशीन है वो 2 हैं, बी टाइप की मशीन 2 है या सी टाइप की मशीन 4 है। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक टाइप की केवल एक ही मशीन आपके पास होगी। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक टाइप की केवल एक ही मशीन है। अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी एक मशीन है, कटिंग कर रहे हैं तो उसकी एक मशीन है, या और कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसी की भी एक ही मशीन आपके पास रहेगी। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या आपका, द टाइम टेकन बाय द जॉब इन गोइंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल। ये क्या चीज़ है? देखिए आपने कोई भी जॉब स्टार्ट की, सबसे पहले आपने ए मशीन पर काम करना शुरू किया, ए मशीन पर मान लिया 4 मिनट काम करने में लगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप उस प्रोडक्ट को ए मशीन से उठाकर कहाँ पहुँचाएंगे? बी मशीन पर पहुँचाएंगे। ठीक है नहीं? तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली आप जो ए मशीन से बी मशीन पर प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, भले ही आपकी 10 सेकंड लगो, 20 लगो या 1 मिनट लगो। ठीक है नहीं? लेकिन इसमें क्या करेंगे? इसमें हम ये मान के चलेंगे कि जब आप किसी भी जॉब को एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जा रहे हैं तो उसमें आपका 0 टाइम लग रहा है, यानी उसमें आपका किसी भी तरह का टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हम ये मान के चलते हैं कि आपका किसी भी तरह का कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल जॉब्स आर नोन एंड आर रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग। सारी की सारी जॉब जो है आपकी आप जानते हैं
कि किस जॉब में किस मशीन पर कितना समय लगेगा, और सभी जॉब्स रेडी हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी भी जॉब के लिए वेट करना पड़े, या किसी भी जॉब के लिए आप वेट करें कि भाई इस मशीन पर ये कितना समय लेगी कितना नहीं लेगी। पूरा का पूरा डाटा आपको काम करने से पहले आपके पास होगा, उसमें आपको बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किस सीक्वेंस में जॉब्स पूरी करनी है वो भी होगा, किस ऑर्डर में आपको मशीनों को रखना है वो भी आपके पास सब डिटेल होगी। क्लियर है? तो ऑल जॉब आर नोन एंड आर रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, इसका मतलब ये है। अब 6 पॉइंट पर आते हैं। देखिए 6 पॉइंट क्या है? एन ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट सक्सीडिंग ऑपरेशन कैन स्टार्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब यह है कि जब तक आपका कोई ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाए, जब तक आपका कोई ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाए, तब तक हम जो उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होगा हम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे कि आपकी कोई जॉब है, वो पहले ए मशीन पर जाएगी फिर बी मशीन पर जाएगी, तो जब तक ए मशीन पर ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए आप उसे बी पर नहीं पहुंचा सकते। ठीक है नहीं? या जब तक ए मशीन पर वो जॉब कंप्लीट ना हो जाए आप दूसरी जॉब को ए मशीन पर नहीं रख सकते। इसका मतलब आपका ये है। ठीक है? अब 7th पॉइंट देखिए क्या है? ए जॉब इज प्रोसीड एज सून एज पॉसिबल बट ओनली इन द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड। जो आपकी जॉब है उसे हम क्या करेंगे? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोसीड करेंगे, लेकिन करेंगे ऑर्डर में। उसमें ऑर्डर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, ना तो मशीन के ऑर्डर में चेंज होगा और ना ही आपके जॉब के ऑर्डर में यूज होगा। अगर हमें पता है कि हमें जॉब नंबर 4 को पहले बनाना है, जॉब नंबर 3 को उसके बाद बनाना है, तो पहले हम जॉब नंबर 4 को ही बनाएंगे, जॉब नंबर 3 को उसके बाद बनाएंगे। ना तो आप मशीन के ऑर्डर को चेंज कर सकते और ना ही जो आपने सिक्वेंस बनाया है जॉब्स का, ना ही आप उसे चेंज कर सकते। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे लास्ट का जंक्शन देखिए क्या आता है? द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब्स ऑन मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर प्रोसेसिंग ऑर्डर। आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है जॉब का, भाई हर जॉब का प्रोसेसिंग टाइम रहेगा कि ये ए मशीन पर कितना समय लेगी, बी पर कितना लेगी, सी पर कितना लेगी, तो वो इंडिपेंडेंट होगी आपकी प्रोसेसिंग ऑर्डर पर। जो आपका प्रोसेसिंग ऑर्डर है मशीन का वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो उसका टाइम आपको पहले ही दिया हुआ होगा, आपको ऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यानी टाइमिंग का और ऑर्डर का किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। टाइमिंग दे के रखेगा वो और आपको ऑर्डर भी दिया हुआ होगा। ठीक है नहीं? उसमें अगर आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते और ना ही आप जॉब्स के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? यानी टाइमिंग और ऑर्डर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये थे आपके अजम्पशन ऑफ सीक्वेंसिंग। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। क्या आता है? सॉल्यूशन ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, कि जो आपकी सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होगी उन्हें हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 4 तरह की जॉब्स आएंगी आपकी। हम जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे 4 तरह की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है एन जॉब्स एंड 2 मशीन, ए एंड बी। ठीक है नहीं? अगर मान लिया आपके पास जॉब्स कितनी है? एन है। एन का मतलब वो कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं। नंबर ऑफ जॉब कितनी भी हो, लेकिन मशीनें आपकी 2 ही रहेंगी, मशीनें आपकी 2 ही रहेंगी, ए एंड बी। क्लियर है नहीं? यानी जॉब्स कितनी भी हो सकती है, मशीनें कितनी है? 2। ऑल जॉब प्रोसीड इन द ऑर्डर ए बी, और इनका ऑर्डर क्या होगा? ए बी या बी ए। भैया तो ए बी होगा या बी ए होगा, वो आपको देकर रखेगा कि आपको ए बी ऑर्डर लेना है या बी ए ऑर्डर लेना है। क्लियर है? सेकंड है आपको देखिए एन जॉब्स एंड 3 मशीन, ए बी सी। देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में सब चीजें सेम है। यहाँ भी एन जॉब है, यहाँ भी एन जॉब्स है। यानी जॉब्स तो कितनी भी हो सकती है, जॉब्स पे कोई भी पाबंदी नहीं है। वो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं। लेकिन ऊपर वाले में कितनी मशीन यूज हो रही थी? 2 मशीन ऑपरेशन को पूरा करने में। और यहाँ ऑपरेशन को पूरा करने में कितनी मशीन यूज हो रही है? 3, ए बी और सी। तो यहाँ आपकी 3 मशीन यूज होगी, जिसका ऑर्डर क्या है? ए बी सी। ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ए बी सी ही हो। आप क्वेश्चन में पढ़ लेंगे कि कौन सी मशीन पहले होगी, कौन सी बाद में होगी। हो सकता है बी पहले हो या सी पहले हो, ए बाद में हो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 2 तरह के तो टाइप आपके ये हो गए, एन जॉब्स 2 मशीन और एन जॉब्स 3 मशीन। क्लियर है? अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या आपका? थर्ड है आपका 2 जॉब्स एंड एम मशीन। यहाँ देखिए ऊपर वालों में दोनों में क्या था? ऊपर वालों में दोनों में जॉब्स एन थी, यानी जॉब्स कितनी भी हो लेकिन मशीनें फिक्स थी कि यहाँ 2 मशीन होगी, यहाँ 3 मशीन होगी। लेकिन जो थर्ड टाइप है इसमें चेंज हो गया मामला। इसमें क्या है? इसमें आपकी जॉब तो हो गई 2 और मशीनें कितने भी हो सकती हैं।
मशीनें 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं। तो यहाँ मशीनों की कोई संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन जॉब की संख्या फिक्स है कि जॉब आपकी 2 ही होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा इस टाइम में। ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो ग्राफिकल मेथड से होंगे, कराएंगे आपको हम कैसे ग्राफिकल कैसे करना है। तो ये थर्ड टाइप है आपका 2 जॉब एम मशीन। क्लियर है, जिसमें जॉब फिक्स है, मशीनें फिक्स नहीं है। ऊपर के दोनों टाइप में आपके जॉब्स फिक्स नहीं है लेकिन मशीनें फिक्स है। क्लियर है। और इसमें देखिए इच जॉब इज टू बी प्रोसीड थ्रू द मशीन इन ए ऑर्डर विच इज नॉट नेसेसरली द सेम फॉर बोथ द जॉब। जरूरी नहीं है कि आपकी जो 2 जॉब है उन दोनों जॉब्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का किसका ऑर्डर? मशीनों का। जो मशीनों का प्रोसेसिंग ऑर्डर है वो दोनों जॉब्स के लिए अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी पहली जॉब जिस मशीनिंग ऑर्डर से हो रही है वही दूसरी मशीनिंग ऑर्डर से हो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। अब फोर्थ आता है प्रॉब्लम विद एन जॉब एंड एम मशीन। फोर्थ में क्या है, ना तो जॉब फिक्स है ना मशीन फिक्स है, यानी जॉब भी कितनी भी हो सकती है और मशीनें भी आपकी कितनी भी हो सकती हैं। क्लियर है। अब 4 तरह के टाइप हो गए आपके। हमें जो पढ़ना है हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में है देखिए एन जॉब 2 मशीन, एन जॉब 3 मशीन और 2 जॉब एम मशीन। हमें तो ये तीनों के न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने थ्योरेटिकल आपको बता दिया कि सीक्वेंसिंग होती क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट इसका इतना ही है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे देखिए इसके न्यूमेरिकल को, एन जॉब 2 मशीन के। कि अगर आपके पास जॉब कितनी हो, आपके पास जॉब हो एन और मशीनें कितनी हो 2। अगर एन जॉब है 2 मशीन है तो उसके न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगले लेक्चर में हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि कैसे कैसे हमें इसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। आपको ऑपरेशन रिसर्च की सारी वीडियो एक एक करके मिलती रहेंगी। धन्यवाद।